बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 10। और आज हम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जिस बच्चे ने इससे पहला लेक्चर नहीं सुना उसे शायद गैल्वानिक सेल की समझ ही ना आए। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए क्या होता है, वो मैंने पिछले आर्टिकल में बड़ी डिटेल के साथ समझाया हुआ है। मगर जो बच्चे ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उन्हें मैं बता दूं कि ये टॉपिक 12 दफ़ा बहुत ज़्यादा बार केमिस्ट्री के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। तो इसलिए इस दफ़ा भी आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करेंगे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कौन से आते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये कौन सा सेल है? और इसका दूसरा नाम है गैल्वानिक सेल। बेटा जानी, हमने जिस दिन ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, कि द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो दो कन्वर्जन्स हैं, ये दो अलग अलग डिवाइसेस में होती हैं। जो पहली कन्वर्जन है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल, वो हम पढ़ चुके कौन से सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जिसमें हमने क्लोरीन गैस बनाई थी बैटरी का इस्तेमाल करके, और Na सोडियम मेटल भी बनाई थी। वो सेल हम पढ़ चुके। अब दूसरी कन्वर्जन वाला सेल हम आज पढ़ रहे हैं। दूसरी कन्वर्जन कौन सी है? केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आज जो हम सेल पढ़ रहे हैं उसमें हम यही काम करेंगे कि केमिकल को इस्तेमाल करके उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएंगे। जी हाँ जी। तो ये जो गैल्वानिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसकी डेफिनेशन क्या है? आओ जरा देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। वो कहता है आ सेल, एक सेल, इन विच, जिसके अंदर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक प्लेस होती है स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद। यानी केमिकल खुद ब खुद, केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है इन एक्सोथर्मिक रिडॉक्स प्रोसेस। एक ऐसा रिएक्शन होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन है और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हमें एनर्जी दे रहा है। ये मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो आपको वाज़ेह हो जाएगी। विद ऑक्सीडेशन एट एनोड, ये तो हमें पता है कि हमेशा एनोड के ऊपर ही ऑक्सीडेशन होती है। एंड रिडक्शन एट कैथोड, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। तो प्यारे बेटे, ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिस्कस करेंगे। आगे मैंने 2 लाइनें लिखी हुई हैं। वो कहता है दिस सेल डिजाइन्ड, ये बनाया जाता है टू टेक एडवांटेज, फायदा हासिल करने के लिए स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन्स का एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल में ट्रांसफर होने का जो अमल है, इससे हम फायदा लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा कराते हैं। तो कौन से सेल हैं एग्जाम्पल? डेनियल सेल, ये एक गैल्वानिक सेल है। ड्राई सेल, ये भी एक गैल्वानिक सेल है। ये जो हम पढ़ेंगे अभी, वो पढ़ेंगे जिंक कॉपर सेल, और जिंक कॉपर सेल को ही डेनियल सेल कहा जाता है ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ड्राई सेल क्या होता है? हमारी घड़ी में जो सेल लगता है वो ड्राई सेल है। हाँ जी, हमारे रिमोट कंट्रोल का जो सेल है वो भी ड्राई सेल है। जी, हमारी जो हैंड वॉच, जिसे आप रिस्ट वॉच बोलते हैं, उसमें जो सेल लगता है वो भी ड्राई सेल है। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी हाँ, यानी आप अपने जहन में वही घड़ी वाला सेल रखें तो वराउल वरा बेहतरीन हो जाएगा। तो हम जो सेल अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिंक कॉपर सेल उसे कहते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले ये दो जो है ना हमारे पास बीकर हैं। इस बीकर में जो राइट साइड बीकर है, इस राइट साइड बीकर में हम 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। किसका लेंगे? जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का। ठीक हो गया। जब आप जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लोगे एक्वस, तो इसमें कौन से आयन्स होंगे? इसमें जिंक +2 के आयन भी होंगे
और SO4-2 के आयन भी होंगे। ठीक है जी, हो गया। ओके, अब आपने क्या करना है, इस बीकर के अंदर एक रॉड प्लेस कर देना है, एक नाली या जिसे हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, बेहतरीन लफ्ज़ है इलेक्ट्रोड, ये आपने इसमें डाल देना है और ये इलेक्ट्रोड बना हुआ होना चाहिए जिंक मेटल का। जी हाँ, ये जिंक मेटल का बना हुआ रॉड है, इसको हमने डिप कर दिया। तो अब ये हमारा एक हाफ सेल बन चुका है और इसका नाम भी आपको आना चाहिए, इसका नाम होता है Zn+2 एंड जिंक मेटल हाफ सेल। जी हाँ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। Zn+2 का मतलब है यहाँ पर जो Zn होता है आयन की सूरत में सॉल्यूशन में, उसको जाहिर कर रहा है, और ये जो Zn है ये इस प्लेट को, इस जिंक मेटल के रॉड को जाहिर कर रहा है, हाफ सेल, आधा सेल। आगे अब आ जाए लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हम क्या करते हैं, हम इस बीकर के अंदर 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। तो जब हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे तो इसमें कॉपर के आयन भी होंगे और इसमें SO4-2 सल्फेट के आयन भी होंगे। अब अगला काम क्या करना है, आपने ना जनाब, आपने इसके अंदर एक रॉड डाल देना है। इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद ये रॉड हमने इसमें प्लेस किया हुआ है, और ये रॉड किसका बना हुआ होना चाहिए, ये कॉपर मेटल का बना हुआ होना चाहिए, और ऐसा ही है कि ये रॉड कॉपर मेटल का बना हुआ ही है। तो ओके जनाब, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये जो आपको ग्रीन कलर का पाइप नजर आ रहा है, इसका नाम हमने कल आपको बताया था कि इसको बोला जाता है साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ SALT, साल्ट ब्रिज का नाम देते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ये किस चीज की बनी होती है साल्ट ब्रिज, और इसका फंक्शन क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बेटे आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हाँ, इस सेल का नाम क्या होगा, इस सेल का नाम होगा, इस सेल का नाम होगा Copper+2 आयन एंड कॉपर मेटल, Cu मेटल हाफ सेल। जी हाँ जी, ये इसका नाम हो गया। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने एक मेटल की वायर लेकर उसको इस टर्मिनल से, इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देना है, और ऐसे लेते जाएं, इधर से भी कनेक्ट कर देना है। और ख्याल रहे यहाँ पर आपने एक वोल्ट मीटर लगाना है जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड करेगा कि कितनी वोल्टेज का करंट पैदा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई बल्ब भी लगा सकते हैं, मगर आज हम इस एग्जाम्पल में यहाँ पर वोल्ट मीटर को ही लगा रहे हैं। ओके, तो देन आगे क्या होगा, ये जो है ना जनाब, पहले ये फर्ज करो ये स्विच कनेक्ट नहीं है, ठीक है, डिसकनेक्टेड है। मैं आपको सारी वर्किंग यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, तो जैसे ही हम ये स्विच कनेक्ट करेंगे तो यहां से करंट दौड़ना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। करंट जब दौड़ेगा तो फिर ये वोल्ट मीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, जो भी आप नाम दें, वो मैयर करके दे देगा, जिसे हम सेल पोटेंशियल का नाम देंगे। सेल पोटेंशियल का क्यों नाम देंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ये कोई ना कोई हमें सेल पोटेंशियल दे देगा, और वही सेल पोटेंशियल हमारा क्या है, ये करंट है जो पैदा हुआ है। सर ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो याद रखें, ये जो जिंक मेटल है ना, जिंक मेटल और अगर कॉपर मेटल का आपस में कनेक्शन जोड़ दिया जाए, यानी यहाँ पर हाफ सेल जिंक का है और यहाँ पर हाफ सेल कॉपर का है, तो इन दोनों में से एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जिसको ऑक्सीडेशन ज्यादा पसंद होगी, और एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जिसको रिडक्शन ज्यादा पसंद होगी। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से किसको ज्यादा ऑक्सीडेशन पसंद है और किसको ज्यादा रिडक्शन पसंद है। वो कैसे पता चलेगा, वो मैंने आपको कल बताया था कि जिंक का हमने रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट किया था कल, किसकी मदद से, शी की मदद से, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से, कि अगर जिंक के आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को रिड्यूस करते हैं, मैं रिवर्सिबल की फॉर्म में लिखूंगा, रिड्यूस करते हैं तो Zn सॉलिड बनते हैं। तो इस दौरान जो जिंक का कल रिडक्शन पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया था वो था -0.76 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद कॉपर का भी हमने रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, वो क्या था, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वो था +0.34 वोल्ट। अब समझिएगा मैं आपको जो समझाना चाहता हूं,
अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू पॉजिटिव में है? देखें, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव में है, इसका मतलब कॉपर को यही रिएक्शन बड़ा पसंद है, यानी कॉपर को रिडक्शन पसंद है। और अगर जिंक की बात करें तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल आया है वो माइनस में आया है। ये मैं बात कल बता चुका हूं कि जिस पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में होती है वही पोटेंशियल पसंद होता है इलेक्ट्रोड को। मतलब जैसे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो कॉपर को क्या पसंद है? रिडक्शन पसंद है। और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में है, तो जिंक को रिडक्शन पसंद नहीं है, इसको ऑक्सीडेशन पसंद है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब होगा क्या? अब ये वाला जो जिंक है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आया है तो इसको रिडक्शन पसंद ही नहीं है, इसको ऑक्सीडेशन पसंद है। तो जिंक क्या करेगा? जिंक की ये जो रॉड है इस पर से एक जिंक का एटम जो है वो उतर के नीचे आ जाएगा और अपने आप को जिंक का आयन बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा। ओके, एक और आएगा, वो यहां पर आ जाएगा और अपने आप को जिंक का आयन बना लेगा। ठीक है, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। किसकी? जिंक की प्लेट की ऑक्सीडेशन हो रही है। मतलब मैं इस तरह लिख सकता हूं कि Zn जो है वो सॉलिड हालत से उतर के अपने आप को Zn एक्वस फॉर्म में, Zn+2 एक्वस फॉर्म में लेकर आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो व्हाट इज दिस? ये क्या हो रही है? ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन हो रही है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जनरेट हो रहे हैं, इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं और यही इलेक्ट्रॉन इस तार के जरिए यहाँ पे फ्लो करेंगे और इस तार के जरिए इस वोल्टमीटर से गुजरेंगे और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आएंगे तो यहाँ क्या होगा? इस जगह पर क्या होगा? ये जो ऑलरेडी सोल्यूशन में पड़े हुए कॉपर के आयन हैं वो जाकर इस कॉपर की प्लेट से इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और इस कॉपर की प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो कॉपर के जो आयन हैं Cu+2 जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को क्या कर देते हैं? Cu+2 वो रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ये Aq से सॉलिड में चला गया। ओके भाई, यस सर, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब आगे चलना, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो ये इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा? एनोड बन जाएगा, यानी जिंक एनोड बन जाएगा। और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, कॉपर के आयन इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो ये कैथोड बन जाएगा। अगला लम्हा क्या है? अगला लम्हा ये है कि सर जी इस वाली प्लेट पर यानी जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? बेटे जानी इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, हम इसको नेगेटिव टर्मिनल का नाम देंगे। जी हाँ, और इस वाली प्लेट पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव टर्मिनल वाला, इसको हम कहते हैं। वजह क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन जन्म ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बन रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो इस प्लेट पर हर वक्त नेगेटिव चार्ज ही रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन इधर आके इधर तो आते हैं मगर यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाते हैं। ये कॉपर का आयन इन इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख कर इस प्लेट पे चिपक जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, इसीलिए इस प्लेट पर ओवरऑल एज कंपेयर टू दिस प्लेट ये पॉजिटिव टर्मिनल वाली प्लेट होती है और ये वाली नेगेटिव टर्मिनल की प्लेट होती है। तो इसको हम कैथोड कह रहे हैं, इसको हम एनोड कह रहे हैं। तो ये याद रखना कि ये जो गैल्वानिक सेल होता है इसमें एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो पीछे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था उसमें उलट था, एनोड पे पॉजिटिव होता था, कैथोड पे नेगेटिव होता था। तो प्यारे बेटे आगे सर जी हमें कुछ चीजें बताओ आप। जी बिल्कुल जरूर, मैं तो यही बता रहा हूं। तो प्यारे बेटे ये जो हमने वर्किंग पढ़ी है इसमें ना ये मैंने लिखी भी है आपके सामने। देखो कैसे मैंने क्या लिखा, मैंने कहा इन 2 इक्वेशन से मुझे एक बात समझ आई कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन इज मोर नेगेटिव। ये देखो ये जिंक आयन का ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये किस में है? मोर नेगेटिव में है। तो मोर नेगेटिव का मतलब है जिंक को दिस इज नॉट पसंद, यानी जिंक को रिडक्शन पसंद नहीं है। शोज दैट, ये जाहिर करता है कि जिंक आयन आर मोर डिफिकल्ट टू रिड्यूस, जिंक आयन मुश्किल से रिड्यूस होते हैं देन कॉपर आयन, कॉपर आयन के मुकाबले में कॉपर आयन ज्यादा रिड्यूस होते हैं। सो जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। तो क्या किया जिंक ने? जिंक ने इलेक्ट्रॉन ही तो लूज किए हैं ना,
जी हाँ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। आगे तो अब आगे वही बात के रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ रिडक्शन हो रही है, यही बात मैंने लिखी है। देखो रिडक्शन टेक प्लेस एट Cu प्लस टू Cu हाफ सेल। ये देखो Cu प्लस टू Cu हाफ सेल, इस पर क्या हो रही है, इस पर हो रही है रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी जनाब, आगे चलें। Cu यानी कि ये कॉपर का जो रॉड है एक्ट एज कैथोड, ये कैथोड के तौर पर एक्ट करता है। पॉजिटिव टर्मिनल है ये, जी हाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, और यही रिएक्शन जो इस सेल में हुआ है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है ये, ओके जनाब। देन जरा आगे चलिए। सर जी आप इसकी वैल्यू लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की? जी हाँ, वो ऊपर भी लिखी हुई है, कहाँ गई, ये है। यहां भी मैं लिख देता हूं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या, प्लस 0.34 वोल्ट। अब जरा आगे चलें, राइट साइड पे जिंक वाले सेल की बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट Zn प्लस टू Zn हाफ सेल। ठीक है, Zn प्लस टू Zn हाफ सेल में क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, आगे चलिएगा। ओके, सो जिंक एक्ट एज एनोड, तो ये एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा है और इसे नेगेटिव टर्मिनल कह रहे हैं। बिल्कुल ये नेगेटिव टर्मिनल ही है जनाबे वाला। इसका जो रिएक्शन है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप पोटेंशियल लिखोगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का, वो रिडक्शन वाला नहीं लिखोगे, अब वो ऑक्सीडेशन वाला लिखोगे। सर जी वो तो हमारे पास है ही नहीं, हमें तो शी ने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने जो भी मैयर करके दिया पोटेंशियल, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैयर करके दिया। देखो जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल मैयर करके दिया, कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल मैयर करके दिया। भाई ठीक है, उसने तो दिया, आप रिडक्शन से ऑक्सीडेशन कन्वर्ट कर लो। वो कैसे करोगे, ये जो वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की आई है जिंक की, इसको आप साइन उलट कर दो, बस ये नेगेटिव है, इधर लिख दो पॉजिटिव 0.74 वोल्ट। इज दैट क्लियर? जी हाँ सर क्लियर हो गया। ओके मेरे भाई आगे चलते हैं। अब आगे आपने पता क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इस गैल्वानिक सेल में, इस वाले हाफ सेल में जो रिएक्शन होता है वो ये वाला होता है, और इस वाले हाफ सेल में जो रिएक्शन होता है वो ये वाला होता है। तो ये दो हाफ सेल के रिएक्शन हैं, हम दोनों रिएक्शंस को ना ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करोगे, आपको तरीका आता है रिएक्शन को ऐड करने का? जी मुझे आता है रिएक्शन को ऐड करने का तरीका। ऊपर और नीचे अपोजिट साइड पे जो सिमिलर चीजें होती हैं उन्हें काट दिया जाता है। सर क्या कह रहे हो आप, बड़ा आसान तरीका है। देखो ऊपर और नीचे अपोजिट साइड पे जो सिमिलर चीजें हैं उन्हें काट रहा हूं। ऊपर वाले रिएक्शन में राइट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और नीचे वाले रिएक्शन में लेफ्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे। अब जो लेफ्ट साइड पे चीजें हैं ऊपर और नीचे वाले रिएक्शन में, उनको एक साथ लिख दो, और जो राइट साइड पे चीजें हैं ऊपर और नीचे वाले रिएक्शन में, उनको भी एक साथ लिख दो। मैं वहां लिखता हूं, यहां शायद हमें नजर ना आए। ऊपर वाले रिएक्शन में Zn+2 एक्वस है, तो मैं क्या लिखूंगा, Cu+2 एक्वस है, Cu+2 Aq। ठीक है, ये हो गया जमा। नीचे वाले रिएक्शन में क्या है, Zns, Zn सॉलिड है, क्योंकि Zn क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो Zn सॉलिड है। फिर तीर लगा दें, यानी इन दोनों एरोस को ना आप ऐड कर दें। ओके नेक्स्ट चलना, आगे चलना। अब आप ऊपर देखें, राइट साइड पे कॉपर सॉलिड है, तो यही कॉपर सॉलिड लिख दें पहले, Cu सॉलिड, और नीचे जो है इस रिएक्शन में Copper+2 एक्वस है, तो यहां आप लिख दें Copper+2 नहीं, Zinc+2 एक्वस है। मैं क्यों पता नहीं भूल रहा हूं, Zinc+2 एक्वस है। ठीक हो गया, ओके जनाब। ये आपके सामने एक रिएक्शन है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होता है, खुद ब खुद होता है, जिसमें देखो Copper+2 से 0 में जा रहा है, तो +2 से 0 किस क्या बोलते हैं,
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, तो इसका मतलब कॉपर की क्या हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल कॉपर की रिडक्शन हुई है। और जिंक को देखें तो 0 से +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है, तो 0 से +2 का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड redox reaction and this is a spontaneous reaction and this is an exothermic reaction। सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। देखो आपने क्या किया, सिर्फ सेटअप किया है सेल का, आपने कोई बैटरी नहीं लगाई यहां पे। जैसे ही आपने सेटअप किया तो ये केमिकल के रिएक्शन से, यानी इस केमिकल रिएक्शन और इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो किए हैं, इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया तो करंट पैदा हुआ। तो केमिकल एनर्जी किसमें तब्दील हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो गई। और ये खुद ब खुद हुआ है, स्पॉन्टेनियसली हुआ है। और हमें चूंकि एनर्जी मिल रही है, हमारा वोल्ट मीटर करंट मेजर करके हमें दे रहा है, इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इसमें हमें एनर्जी मिल रही है। यहां पे जो बातें मैंने लिखी थी उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और मैंने यहां पे कहा था कि डिजाइन्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ट्रांसफर होते हैं, तो इसी ट्रांसफर से हमें यहाँ पे क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। समझ आ गई? जी हाँ। अच्छा अब सर जी, ये जो आपने यहाँ पे लिखा था ना सेल पोटेंशियल, यानी आपने लिखा था ई, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसे आप वोल्टेज ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसको आप कैसे मेजर करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, आप इधर लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब इधर आप पुट करेंगे हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, इधर आप पुट करेंगे हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आइए जरा पुट करते हैं, वो हमारे पास हैं पड़े। देखो भाई, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ये है, ये कॉपर का कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट। तो आप यहाँ क्या पुट करेंगे, प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक हो गया। और आगे किस चीज का साइन है, प्लस का साइन है। और यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे आप पुट करेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वो आपको यहाँ से मिल रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक का प्लस 0.74 वोल्ट। यानी जिंक को क्या पसंद है, ऑक्सीडेशन, तो प्लस 0.74 वोल्ट। आप इसको ऐड कीजिए, प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस है, सारा जमा हो जाएगा। तो ये आंसर बनेगा प्लस 1.10 वोल्ट। यानी ये जो सेल आपने बनाया है गैल्वानिक सेल, इस सेल ने हमें जो करंट दिया वो कितनी वोल्टेज का करंट दिया, वो दिया प्लस 1.10 वोल्ट का करंट जनरेट होता है। तो ये दो इलेक्ट्रोड आपस में मिलाने से ये गैल्वानिक सेल बनता है। और गैल्वानिक सेल को वोल्टाइक सेल का नाम भी दिया जाता है। कौन सा सेल, वोल्टाइक सेल। सही हो गया? जी हाँ सर, सही हो गया। अच्छा एक चीज जो अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। ये जो आपको साल्ट ब्रिज नजर आ रही है, इसका क्या फंक्शन है, ठीक है, इसका फंक्शन मैं आपके सामने लिखूंगा। पहले मैं ये बता रहा हूं कि ये किस चीज की बनी होती है। या तो ये बनी होती है स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर की पट्टी होती है, फिल्टर पेपर, यहां पे ऐसे फिल्टर पेपर, बस। दूसरा, या ये बनी होती है सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। आपकी बुक ने क्या लिखा है, आपकी बुक ने लफ्ज लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। वो लिखती है कि ये जो साल्ट ब्रिज है ना, a salt bridge can be made from a strip of filter paper or other inert porous material। एक किसी भी इनर्ट मटेरियल जो कि पोरस होगा, पोरस का क्या मतलब है, यानी ये पाइप होता है ऐसे प्लास्टिक का, तो इसमें कोई ऐसी चीज भर देते हैं जो कि पोरस का मतलब है इधर से अगर कोई चीज गुजरे तो इधर आ सके, सुराखदार चीज अंदर पोरस भर दी जाती है। और आगे उसने क्या लिखा है, सोक्ड इन आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। मतलब इसको आसान कर देते हैं कि ये पाइप है ना, तो इसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट सैचुरेटेड इसमें भर दिया जाएगा। वो जेली की तरह होता है और वो पोरस होता है, उसमें से इधर चीज गुजर सकती है, आयंस जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट
अब इसके फंक्शन की बात करते हैं तो तीन बातें आपने लिखनी है। पहली बात, इट मेंटेन, ये मेंटेन करता है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, बिटवीन टू हाफ सेल, बिटवीन टू हाफ सेल, दो हाफ सेल्स के दरमियान ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। और दूसरी बात आप यहां पे लिख सकते हैं कि इट कनेक्ट, ये जोड़ती है, इट कनेक्ट टू हाफ सेल्स, ये दो हाफ सेल को आपस में जोड़ती है। नंबर 3, इट एलोज, ये इजाजत देती है, इट एलोज द ट्रांसफर ऑफ आइंस नॉट इलेक्ट्रॉन, ये आइंस की ट्रांसफर को एलो करती है, यानी इसमें से आइंस फ्लो करते हैं, गुजर सकते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन इसमें से नहीं गुजर सकते। सर क्या आप हमें समझाएंगे कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करती है साल्ट ब्रिज, और किस तरह से ये आइंस को नहीं किस तरह से ये आइंस को फ्लो करने की इजाजत देती है? मैं आपको समझाता हूं। देखें, फर्ज करो आपने ना ZnSO4 लिए 100, ठीक है, 100 लिए, तो जब इसमें आए इस सॉल्यूशन में तो वो टूट गए, यानी जिंक के आयन भी कितने बन गए, 100 बन गए, और सल्फेट के आयन भी कितने हैं, SO4 के, वो भी कितने हैं, वो भी 100 ही हैं। ओके हो गया। अब इधर आ जाएं, इसमें भी फर्ज करो आपने शुरू में जो जिंक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, उसमें कॉपर के आयन हैं, फर्ज कर लेते हैं कॉपर के आयन कितने हैं, 100 हैं, और सल्फेट के आयन SO4 के कितने हैं, वो भी 100 हैं। ठीक हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही आपने ये कनेक्शन जोड़ा, आपने तारें सेट की, तो करंट गुजरा, तो जैसे ही आपने कनेक्शन जोड़ा तो पहला काम क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि इस प्लेट से एक एटम जिंक का उतर के नीचे आ गया, वो आयन बन गया, ठीक है, ये रेड वाला आयन आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिए। यही 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए यहाँ पर, और इधर से एक कॉपर का आयन ऊपर चढ़ा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या है, अब समझना, यहाँ पर टोटल जिंक के कितने आयन थे, 100 थे, एक ऊपर से उतर के नीचे आया, कितने हो गए, 100 में एक जमा कर दें तो कितने हो जाएंगे बताओ जरा, 100 + 1, ये हो जाएंगे 101, 101 हो गए, किसके आयन, जिंक के, और सल्फेट के कितने हैं, वो 100 है, सही। अच्छा, अब तवज्जो करना, जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आए, इधर से कॉपर का एक आयन ऊपर चढ़ के डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ कॉपर का आयन, एक आयन यहाँ से चला गया, तो 100 में से जब एक आयन ऊपर चला गया तो एक आयन माइनस हो गया, तो इधर कितने बच गए, 99 बच गए, ठीक है। और सल्फेट के कितने आयन हैं, सल्फेट के आयन हैं 100, सल्फेट के कितने आयन हैं, 100। ओके, तो अब सर जी क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं है, मतलब इस हाफ सेल में पॉजिटिव आयन 101 हैं और नेगेटिव आयन 100 हैं, और इस केस में भी पॉजिटिव आयन 99 हैं और नेगेटिव आयन 100 हैं। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो नहीं है, तो पता है क्या होगा, एक सल्फेट का आयन, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इस साल्ट ब्रिज से होता हुआ इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इस वाले सेल में आ जाएगा, यहां से चला गया, इधर आ गया। अब यहां पर 100 थे सल्फेट, एक इधर से आया ट्रांसफर होके इस साल्ट ब्रिज से, तो ये भी कितने हो गए, 101, सल्फेट भी 101 हो गए। तो यहां पर 100 सल्फेट थे, एक माइनस होकर राइट साइड पे चला गया, तो इधर भी अब सल्फेट कितने हो गए, 99। तो अब कॉपर के आयन भी 99 है और सल्फेट के भी 99 है, और इधर भी ऐसे ही है, सल्फेट के आयन भी 101 है और जिंक के आयन भी 101 है। नाउ दैट इज द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इस तरीके से। तो ऐसे ही आगे चलता रहेगा। दूसरा, जब जिंक का एटम उतर के नीचे आयन की सूरत में आएगा, इधर से फिर एक आयन ऊपर जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी, फिर एक सल्फेट का आयन यहां से गुजर के इधर आएगा, फिर इधर भी बराबरियां, उधर भी बराबरियां। ये है काम इस साल्ट ब्रिज का, और मैंने बड़ी डिटेल से आपको ये समझाया है, किताब में आपको नहीं मिलेगा, किताब में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि इट अलोज द ट्रांसफर ऑफ आयन। तो शॉर्ट क्वेश्चन जब पेपर में आए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, तो आप ये भी बताना कि ये किस चीज की बनी होती है, और ये 3 पॉइंट लिख देना, बस आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वो कहता है, मैंने एक बात यहां पर छोड़ी थी कि ये जो आपको ये कंप्लीट सेल नजर आ रहा है,
इस सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेड एज, इस पूरे सेल को कैसे जाहिर करेंगे, यानी वो कहता है एक लाइन में इस पूरे सेल को एक्सप्लेन कर दो। तो मैं बताता हूं कैसे एक्सप्लेन करना है आपने, समझाऊं। देखो यहां पे कॉपर का आयन है एक्वस फॉर्म में, ठीक है, तो ये ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन लेकर खुद क्या बन रहा है, Zn मेटल एटम बन रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे कि कॉपर का +2 एक्वस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में तब्दील हो रहा है, किस में तब्दील हो रहा है, कॉपर सॉलिड में तब्दील हो रहा है। ठीक हो गया, यही बस, ये हाफ सेल लिख दिया, यानी इस हाफ सेल को आपने लिखा है। ओके, आगे देखो ये साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज को जाहिर करने के लिए आपने सीधी सीधी दो लाइनें लगानी है, ऐसे, एक ये लाइन है, एक ये लाइन, ये ब्रिज को जाहिर कर रही है। आप रोड पे जाते हैं ना, जब कभी सफर करते हैं, तो जहां ब्रिज आ रही हो तो इस तरह बोर्ड लगा होता है, भाई स्पीड स्लो करो, आगे तंग पुल है, तो इस तरह का साइन होता है। मगर आपने ये दो लाइनें लगानी है, इसे साल्ट ब्रिज कह रहे हैं, नमक की ब्रिज, क्योंकि इसमें नमक भरा हुआ है ना, ये पोटेशियम नाइट्रेट नमक ही तो है। ओके, नेक्स्ट आगे चलें। अब इस सेल में क्या होगा, इस सेल में ना जिंक ऊपर से उतर के नीचे आ रहा है, यानी पहले जिंक का रॉड सॉलिड फॉर्म से उतर के किस में आ रहा है, जिंक एक्वस में आ रहा है, +2 की फॉर्म में। तो ये है रिप्रेजेंटेशन, और साथ में आपने इस पूरे सेल से पैदा होने वाला जो सेल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी लिखनी है, वो है 1.10 वोल्ट। तो ये पूरी लाइन क्या कहलाती है, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वानिक सेल या जिंक कॉपर सेल। कुछ किताबों में ना यहाँ पे Zn पहले लिखा हुआ है, Zn मतलब पॉजिटिव पहले लिखा हुआ है और ZnS बाद में लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ वो गलत लिखा हुआ है, और सही समझता हूँ, मैं पहला दिन नहीं है मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, मैं भी तकरीबन 9-10 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ये बेहतरीन नोटेशन है, इसको बेहतरीन तरीके से मैंने आपके सामने जाहिर कर दिया है। तो अगर पेपर में आ जाए कि रिप्रेजेंट गैल्वानिक सेल या व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट गैल्वानिक सेल, तो फिर आप ये पूरी लिख देंगे। एक और क्वेश्चन भी पेपर में आएगा कि राइट डाउन द 2 हाफ रिएक्शंस इन गैल्वानिक सेल। एक हाफ रिएक्शन ये वाला लिख लेना, एक हाफ रिएक्शन ये वाला लिख लेना, फिर दोनों को ऐड करके ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन भी लिख देना। साथ में ये लिखना चाहो तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। ओके सर, अब आगे क्या पढ़ाओगे, आगे ना हम दो बातें पढ़ेंगे। एक बात जो हमारी बुक में क्विक चेक के तौर पर पूछी गई है, वो यहां पे मैं बता रहा हूं। क्विक चेक 10.6 ए पोर्शन इसका क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, वो मैंने आपको लिखवा दिया। बी पोर्शन क्या है, वोल्टेज ऑफ सेल मालूम करें, यानी आपके पास ये दो रिडक्शन वाले रिएक्शन हैं, ठीक है, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपको बताया गया है, आपने इनका सेल वोल्टेज बताना है। कैसे बताओगे, फार्मूले से। फार्मूला हमारे पास क्या होता है सेल वोल्टेज का, सेल वोल्टेज का मैंने ऊपर फार्मूला लिखा है, दैट इज इक्वल टू क्या, रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो कॉपर रिड्यूस हो रहा है और इसका ये जो पोटेंशियल है ये +0.34 वोल्ट है, तो यहाँ पे आयरन भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सर फार्मूले में यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल है, इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऊपर इक्वेशन में दोनों रिडक्शन रिएक्शन दिए गए हैं। मैं कई दफा बता चुका हूं कि ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू, इसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ऑक्सीडेशन की नहीं होती। ऑक्सीडेशन की हम खुद निकालते हैं साइन उलट करके, ठीक है, क्योंकि हमें शी जो है वो ये जो वैल्यू देता है ये होती ही रिडक्शन पोटेंशियल की है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की नहीं होती। तो जिंक की कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की हमें पहले भी पता है, +0.34 वोल्ट, आपकी बुक में गलती है 4.44 वोल्ट लिखा हुआ है, वो आप उसे ठीक कर लें, +0.34 वोल्ट है, और इसकी भी ओके। मगर हम यहाँ पर सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ हम डालेंगे एग्जैक्ट रिडक्शन पोटेंशियल। अब इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका डालेंगे, जो पॉजिटिव में है उसका डालेंगे, तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू है, तो इसका मतलब कॉपर को रिडक्शन पसंद है, तो यही इसका असल पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये होगा 0.34 वोल्ट, प्लस भी ऐड कर दें, मसला ना हो जाए, ठीक है। आगे चलें, अब ये भी रिडक्शन हो रही है मगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, तो जो नेगेटिव में पोटेंशियल आ रहा है इसका मतलब आयरन को
आयरन को पसंद ही नहीं है रिडक्शन, इसको ऑक्सीडेशन पसंद है, तो इसका कौन सा पोटेंशियल पुट करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस का साइन लगाएं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन का क्या बनेगा, रिडक्शन माइनस में ऑक्सीडेशन प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 0.44 वोल्ट। ठीक है, सबको ऐड कर दें तो इसका आंसर आएगा प्लस 0.78 वोल्ट। तो इस सेल का ये सेल पोटेंशियल है। थोड़ा आसान कर देता हूं कि वो कहता है अगर आप एक गैल्वानिक सेल बनाएं जिसमें आप एक कॉपर लें, ठीक है, कॉपर का हाफ सेल बनाएं और एक आयरन का हाफ सेल बनाएं, तो उसके दरमियान जो करंट पैदा होगा उस सेल की मदद से, उसका जो सेल पोटेंशियल है वो कितना होगा, उसका वोल्टेज कितना होगा, 0.78 वोल्टेज का सेल बनेगा। समझ आई नहीं है? जी सर आ गई है समझ। अच्छा, एक और भी इस फार्मूले को लिखने का एक और स्टाइल भी है, आप यूं भी लिखा करते हैं बाज दफा, ये देखें, सेल इज इक्वल टू, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड जमा नहीं बल्कि नेगेटिव सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड। सर जी हमें आप वर्गला रहे, हमें आप रास्ते से हटा रहे हैं, नहीं, ये फार्मूला भी आपको मिलेगा, एंट्री टेस्ट में मिलेगा, इस बुक में भी मिलेगा। तो इस फार्मूले को देखो जरा गौर से, इस फार्मूले को देखो, इसमें आपने यहां पर कैथोड का पोटेंशियल पुट करना है और इधर एनोड का पोटेंशियल पुट करना है। कौन सा? सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल। वो कहां से मिलेगा? यहां से। देखो एग्जांपल देखो, ये जो आपको पोटेंशियल नजर आ रहा है ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल है, पॉजिटिव में है। आपको पता है जिसका जो पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है ना उसको वो पसंद होती है। मतलब कॉपर को रिडक्शन पसंद है तो कॉपर रिड्यूस होना चाहता है क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव में है, तो कॉपर रिड्यूस ही होगा। तो इसका मतलब कॉपर वाला जो है ये कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा। तो यही चीज उठा के आपने इस जगह लिख देनी है। ये क्या लिखोगे, प्लस 0.34 वोल्ट, आगे ये माइनस का साइन, ओके सर जी लग गया। अब यहां पोटेंशियल ऑफ एनोड, जब ये कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा है तो नीचे वाला किसके तौर पर एक्ट करेगा, एनोड के तौर पर एक्ट करेगा। हाँ जी बिल्कुल, ये एनोड के तौर पर एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव 0.44 वोल्ट है, यानी इसको ये रिडक्शन पसंद नहीं है, इसको ऑक्सीडेशन पसंद है। तो यहां फिर आप क्या पुट करोगे, क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? नहीं, यही वाला पोटेंशियल यहाँ पे ना आप यही पोटेंशियल पुट करोगे, माइनस 0.44। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें, फिर से इसका जवाब यही ऊपर वाला ही आएगा। देखो नफी नफी क्या हो जाएगा, जमा, इधर भी जमा है, सारा सॉल्व करेंगे तो यही आंसर। तो आपकी बुक में कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि फार्मूला उन्होंने मतलब कहाँ यहाँ फार्मूला जो है यही लिखा हुआ है और एडिशन जो है वो नीचे वाले फार्मूले से की हुई है। तो गड़बड़ नहीं करनी, आप पहले ऐसे ही करेंगे। समझ आई नहीं आई? बोलो तो सही यार, अल्लाह करे आपको समझ आ गई हो। खैर आप कैसे बोलेंगे, तो घर बैठे हैं, बोले भी से तो मुझे कहाँ सुनाई देगा। तो आज के लेक्चर की आखिरी बात क्या है, आखिर में वो कहता है कि आप एक और सेल बनाओ गैल्वानिक, जिसमें एक तरफ सिल्वर ले लो, ठीक है, तो सिल्वर का जो हाफ रिएक्शन होगा वो ये होगा Ag, ठीक है, यानी एक्वस से सिल्वर अगर सॉलिड में जाए तो ये जो रिएक्शन है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बुक वाले ने नहीं दिया, हम इसे याद करेंगे कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है प्लस 0.80 वोल्ट। ठीक है, ओके। और इसी तरह अगर हम इसके साथ एक और हाफ सेल जोड़ें और वो हम जिंक का जोड़ें तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल या जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का हमें पता है, जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वो है माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक हो गया। तो अब आप वो कहता है कि बताओ इन दोनों में को जब जोड़कर आप सेल बनाओगे तो कौन एज आ कैथोड एक्ट करेगा, कौन एज आ एनोड एक्ट करेगा, तो किसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, किसके ऊपर रिडक्शन होगी। तो मैंने लिख दिया है, आपको समझा रहा हूँ। वो कहता है ये जो आपको पोटेंशियल मिला है ये, तो दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज मोर पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव में है। इसका मतलब सिल्वर आयन इजियर टू रिड्यूस, सिल्वर को रिडक्शन पसंद है देन जिंक के, जिंक के मुकाबले में सिल्वर को रिडक्शन पसंद है। तो क्या होगा, सिल्वर आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन, तो सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बड़ी आसानी से। एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट सिल्वर प्लस सिल्वर हाफ सेल एंड सिल्वर एक्ट एज कैथोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक हो गया। और यही रिएक्शन ऊपर वाला आप नीचे उतार दें कि Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर
कन्वर्ट होता है Ag सॉलिड में, और इस दौरान जो पोटेंशियल है दैट इज रिडक्शन, और वो है प्लस 0.80 वोल्ट। ओके, आगे चलें। दूसरी बात तो आपको पता चल गई है कि ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट जिंक प्लस टू जिंक हाफ सेल एंड जिंक एक्ट एज एनोड, और जिंक का जो एनोड पर एग्जैक्ट ओरिजिनल रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, तो इसलिए आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन को यहाँ पे लिख लें Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, और जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन क्या होगा पॉजिटिव, प्लस 0.76 वोल्ट। अब आगे चलो, आगे आप इनका सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करो। तो वो तरीका आपको आता है कि सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऐसे ही होता है ना? जी हाँ। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है 0.80, आगे ये वाला प्लस, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो भी पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? इसका आंसर आता है प्लस 1.56 वोल्ट। कितना आता है? 1.56 वोल्ट प्लस में आया है। ठीक हो गया? समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर, आपकी बात समझ रहे हैं। तो ये हमारा आज का लेसन था, आपने इसको तैयार करना है बहुत अच्छी तरह से। किताब से नहीं पढ़ना चाहते कोई मसला नहीं है, ये लिखें सबसे पहले, फिर ये लिखें, फिर ये एग्जाम्पल लिखें, फिर ये लिखें, फिर ये लिखें, उसके बाद ये डायग्राम बनाएं। ठीक है, ये ऐसे एज इट, और ये दो रिएक्शन लिखें, ये सारी चीज़ लिखते हैं यहाँ तक लिखें, और ये यहाँ तक लिखें, इधर कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज की हेडिंग देकर यहाँ तक लिख दें। बस ये आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। किसी को ज़्यादा बेहतर लिखना है तो फिर वो ये चीज़ भी लिख दे, क्योंकि एंड पर ये भी लिखा हुआ है, और ये तो आपका क्या है, क्विक चेक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। समझ आ गई? नहीं आई? अल्लाह करे आपको समझ आ गई हो। अपना ख्याल रखिए और इस लेक्चर को सेव कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। अल्लाह हाफिज़।